चलिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सीक्वेंस के कन्वर्जेंस से रिलेटेड। यहाँ हमने कुछ सीक्वेंस लिखी हुई हैं, उनका nth टर्म लिखा हुआ है और ये सिद्ध करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अर्थात ये सीक्वेंस अभिसारी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ लिखा हुआ है जो आपको मदद करेगा इन सभी को अभिसारी सिद्ध करने में। और ये सभी चीज़ें हमने पिछले थ्योरम्स में प्रूफ की हुई हैं, तो आप जरूर पिछले थ्योरम्स को जाकर के एक बार जरूर देखना, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि सीक्वेंस को अभिसारी सिद्ध करने के लिए सीक्वेंस का मोनोटोन होना यानी एकदिष्ट होना कितना मददगार साबित होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है, देखो तीर का निशान ऊपर लगा है, इसका मतलब आप ये समझिए कि सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है यानी कि एकदिष्ट वर्धमान है। अगर अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान होने के साथ साथ अपर बाउंडेड है यानी ऊपरी परिबद्ध है, अपर बाउंडेड यानी ऊपरी परिबद्ध है, तो वह निश्चित तौर पर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा यानी कि अभिसारी होगा। अगर सीक्वेंस एकदिष्ट ह्रासमान होने के साथ साथ लोअर बाउंडेड है यानी निम्न परिबद्ध है, ठीक है, मोनोटोन डिक्रीजिंग, तीर का निशान नीचे लगा है मतलब आप डिक्रीजिंग समझिए, तो मोनोटोन डिक्रीजिंग है, साथ ही साथ अगर वो लोअर बाउंडेड है यानी कि नीचे की तरफ से अगर वो परिबद्ध है, तब भी वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और फिर तीसरा जो है वो ये कहता है इन्हीं दोनों का मिला करके कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन है, मोनोटोन यानी एकदिष्ट है, चाहे वर्धमान चाहे ह्रासमान, और अगर वो बाउंडेड है, बाउंडेड यहाँ पे सिर्फ बाउंडेड लिखा है मतलब निम्न भी और ऊपरी भी यानी लोअर बाउंडेड भी और अपर बाउंडेड भी, तो अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन है और बाउंडेड है तो वो निश्चित रूप से क्या होगी, अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस के nth टर्म दिए हुए हैं और इन सीक्वेंस को आपको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, जिसमें आप इनमें से किसी की भी मदद ले सकते हैं, जैसी आपको जरूरत पड़ेगी आप वैसी मदद लीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पहला वाला सिद्ध करके दिखाता हूँ। हमने प्रश्न लिखा है, अनुक्रम Sn की अभिसारिता का परीक्षण करो जहाँ पहले अनुक्रम का जो nवां पद आपको दिया गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम लोग अनुक्रम दिखाने के लिए n/n² ये nवां पद है, आप इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आपने क्या एक्सप्रेस कर दिया, सीक्वेंस को शो कर दिया, अनुक्रम को यहाँ पे दिखा दिया। तो तुरंत मुझे ये बताओ, चलो मैं पहला वाला पहले हल करता हूँ। Sn अगर आपके पास है n/n² + 1, तो Sn+1 कितना होगा, ये सीक्वेंस का nवां पद है तो n+1वां पद कितना होगा, तो साफ साफ देखो यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ n है, अब यहाँ n की जगह आपको n+1 दिख रहा है, तो उसके पद में भी, उसके मान में भी n के स्थान पर n+1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा n+1/n² हो जाएगा, तो ये n+1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो सर ऐसा क्यों किया आपने, n+1वां पद क्यों निकाले, क्योंकि आपको पहले ये पता करना है कि ये एकदिष्ट है भी या नहीं। ठीक है, एकदिष्ट ह्रासमान है कि वर्धमान है, ये सब पता चल जाएगा, और वो सब तब पता चलता है जब आप सीक्वेंस के अगले पद में से पिछला पद माइनस करके देखो, या पिछले में से अगला, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को आप माइनस करके देखो और डिफरेंस वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है उसको चेक करो, उसके हिसाब से फिर पता चल जाएगा कि वो सीक्वेंस वर्धमान है कि ह्रासमान है। चलिए चेक करते हैं। तो हमने n+1वें पद में से nवें पद को माइनस करने का सोचा। ठीक है, चलिए n+1वां पद आपने कितना निकाला है, n+1/n+1² -n/n² +1। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लो आप, तो n+1² + 1 और ये जाएगा n² + 1 और ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो मैं इधर ले जाते साथ इनको गुणा कर रहा हूँ आपस में, n का n² के साथ होगा n³ n का n1 के साथ होगा n, फिर हो जाएगा n² और फिर 1 1 जो 1, ये ऐसे हो गया। अब इसका उधर ले जाना है और लगे हाँ गुणा भी कर देना है आपको। चलिए, जब आप इसको a + b² के फॉर्मूले से तोड़ेंगे तो n² + 2n + 1 आएगा और उसको उधर भेज दीजिए, तो कितना होगा, n² × n, माइनस में होने के नाते आगे के सारे माइनस में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब प्लस में होने वाले हैं, तो उधर जाके सब माइनस में, इस माइनस के कारण, तो n² n हो जाएगा n³, फिर यहाँ पे आपको मिलता है 2n, तो 2n n के साथ हो जाएगा 2n², फिर आपको मिलता है यहाँ पे क्या चीज, 1 मिलता, वो 1 और 1 मिलके 2 हो जाते, 2 उधर जाके n किससे गुणा होता तो
2n और ये माइनस के कारण -2n। तो आपने इनको गुणा कर लिया। अब देखो जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो, जो घट रहे हैं उनको घटा दो, तो n³ घट जाएगा। और आप देख रहे हैं कि n² -2n², तो वो बचेगा -n², और n -2n तो ये बचेगा -n, और ये +1 बचा है, और n+1² +1, और बचा है n² +1। ठीक है, n² +1। आप देख रहे हो यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, n² + n -1 बचेगा, और जो नीचे का है वो तो सेम रहेगा। ये हो गया ठीक। यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही साथ हमें इस बात का पता चल चुका है कि सर ये पूरा पद ऋणात्मक मिला है, नेगेटिव मिला है। अब आप ये बताइए नेगेटिव कब मिलता है आपको? जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तब मिलता है, या तब मिलता है जब आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तब? तो हमको पता है कि सर जब छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटाते हैं तब हमको माइनस मिलता है, और यहाँ पे आपको माइनस मिला है, नेगेटिव मिला है। इससे ये सिद्ध होता है कि सर जरूर ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तभी हमको माइनस मिला है। तो इससे एक बात तो साबित हो गई सर कि Sn+1 छोटा है Sn से, और ये बात सच है सभी n बिलोंग्स टू n के लिए। और Sn+1 और Sn में से अगला पद कौन है और पिछला कौन है, आगे कौन आता है? तो n+1वां पद बाद में आएगा, अगला पद है, nवें पद के बाद वाला पद है n+1वां पद, और वो छोटा मिल रहा है और उसको पिछला वाला पद आपको बड़ा मिल रहा है। तो ये किस सीक्वेंस की आपको पहचान करा रहा है? ये एक दिष्ट ह्रासमान सीक्वेंस यानी मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में आपको बता रहा है। ठीक, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में अगर आपको बता रहे हैं ये, तो हम लिख देंगे कि अतः सीक्वेंस जो है मोनोटोन डिक्रीजिंग है। ठीक है, सीक्वेंस Sn मोनोटोन डिक्रीजिंग है, एक दिष्ट ह्रासमान है। अब हम ये चेक कर लेते हैं, एक दिष्ट वर्धमान या ह्रासमान दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। एक साथ कोई सीक्वेंस एक दिष्ट वर्धमान या ह्रासमान तो हो नहीं सकता। तो हमको एक दिष्ट के बारे में कम से कम जानकारी चाहिए थी कि एक दिष्ट सिद्ध करना था हमको, ये हो गया। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ये बाउंडेड है कि नहीं है, अपर बाउंडेड है कि लोअर बाउंडेड है, ये सिद्ध करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो आप गौर से देखिए यहाँ पे सीक्वेंस का जो पद है nवां पद वो n/n² +1 है, कहीं पे भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं दिख रहा है। सीक्वेंस के समस्त पद धनात्मक हैं, और समस्त पद धनात्मक है यानी 0 से बड़े हैं, तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं कि Sn > 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सीक्वेंस के समस्त पद 0 से बड़े हैं अर्थात धनात्मक है, तो 0 इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि लोअर बाउंड की डेफिनेशन यही होती है कि आपको ऐसी संख्या खोज कर दिखा दीजिए जिसके लिए आप ये कह सके कि सर देखिए सीक्वेंस के समस्त पद इस संख्या से बड़े हैं या बराबर हैं, छोटे इससे एक भी नहीं है। और उसी संख्या के रूप में आपको कौन मिल चुका है? 0 मिल चुका है। तो वो सीक्वेंस लोअर बाउंडेड तय हो चुकी है, मोनोटोन डिक्रीजिंग थी। तो आप देखो इसमें कौन सा वाला इसमें से लगेगा? देखो मोनोटोन डिक्रीजिंग होने के साथ साथ ये लोअर बाउंडेड भी है, तो निश्चित रूप से ये सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो हमने इसका इस्तेमाल करते हुए इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सिद्ध कर दिया है। आप ये भी देख सकते हैं, देखो मोनोटोन आपने इसको दिखा दिया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो डिक्रीजिंग आया जैसे यहाँ पे, तो मोनोटोन आपने इसको दिखा दिया, मोनोटोन डिक्रीजिंग आपने इसको दिखाया है। प्लस बाउंडेड देखा जाए ना तो ये सीक्वेंस लोअर बाउंडेड होने के साथ साथ अपर बाउंडेड भी है, क्योंकि आप देखो ना इस सीक्वेंस का कोई भी पद n/n² +1 ये ऑलवेज लेस देन 1 है। आप देखेंगे n का मान आप कोई भी रख के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख के देखो, ये हमेशा आपको 1 से कम प्राप्त होगा। इस अर्थात इससे क्या सिद्ध होता है कि जो 1 है वो इसके लिए अपर बाउंड की तरह काम कर रहा है। तो अपर बाउंड भी आपको मिल रहा है, लोअर बाउंड भी मिल रहा है, तो दोनों तरफ से बाउंडेड होने के नाते ये सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगी। मोनोटोन आपने इसको पहले सिद्ध कर दिया है, इसलिए आप इसको सोचते हुए भी इसको कन्वर्जेंट बोल सकते हो। वैसे हमारा काम इतने में ही हमारा चल गया था, क्योंकि मोनोटोन डिक्रीजिंग के साथ साथ आपने इसको लोअर बाउंडेड दिखा दिया है ना। इसका लोअर बाउंड मिल गया 0, इसका मतलब सीक्वेंस लोअर बाउंडेड है। मोनोटोन डिक्रीजिंग था ही, लोअर बाउंडेड है, इसलिए ये कन्वर्जेंट होगा। आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि सिंस सीक्वेंस इज Sn इज लोअर बाउंडेड, मोनोटोन पहले लिख देता हूँ, मोनोटोन डिक्रीजिंग
monotone decreasing and lower bounded, therefore it implies that this sequence is convergent। आप ऐसे लिख सकते हो और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सिद्ध हो गई। तो मुझे नहीं लगती ये कठिन है, ये बहुत सरल चीज़ है, बहुत सरल सा था ये। तो आप जरूर इस कंसेप्ट पे, ये बहुत ही दमदार कंसेप्ट है, इनको हमेशा याद रखें आप। इन कंसेप्ट से आपके बहुत सारे सवाल हल हो सकते हैं। अब इसी कड़ी में दूसरा एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास एस एन कौन है, 1 + 1/(1), 1/(2), 1/(3) और प्लस ये 1/(n) तक गया है, ठीक है। तो आप बताइए, अगर एस एन में ये फैक्टोरियल n तक जा रहा है ये पूरा सीरीज, तो आप बताओ n+1 यानी n+1वां पद कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 1/(1), 1/(2), 1/(3) प्लस 1/(n+1) तक जाएगा। इसके ठीक पहले कौन आया होगा, देखो ना, 3 के पहले 2 आया है, 4 के पहले 3 आया, तो n+1 के पहले कौन आया होगा, फैक्टोरियल n भी आया होगा, 1/(n) भी आया होगा। तो ये ऐसा मत सोचना ये सीक्वेंस का पहला पद है, सीक्वेंस का दूसरा पद है, सीक्वेंस का तीसरा पद है, ऐसा नहीं सोचना है। ये पूरा मिलाकर के सीक्वेंस का nवां पद है, ठीक है। nवां पद है तो n तक जा रहा है। अगर ये सीक्वेंस में आपको डिटेल में लिख के दिखाना चाहूँ तो ये ऐसे हो सकता है कि इस एस की जगह 1 रखोगे, देखो n है तो n तक जा रहा है ना, तो 1 है तो 1 तक जाएगा, केवल 1, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब ये 1 तक, यहाँ ये ऐसे 1। सीक्वेंस का दूसरा पद क्या हो जाएगा, 1 + 1/(1), 1/(2), सीक्वेंस का दूसरा पद हो गया। फिर सीक्वेंस का तीसरा पद 3 तक जाएगा, चौथा पद 4 तक ले जाएगा आपको, इसलिए nवां पद आपको n तक ले जा रहा है। तो इसको आप जरूर से ध्यान रखें। चलिए अब मैं माइनस करके देखता हूँ, Sn+1 - Sn, ठीक है। Sn+1 - Sn करके देखते हैं। जब आप इनको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो सर जब घटाओगे तो सब ना कट जाएगा, केवल कौन बचेगा, आपके पास बचेगा 1/(n+1) बचेगा, 1/(n+1) बचेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके पास ये बचा है 1/(n+1) बचा है, तो आप गौर से देख सकते हैं कि ये 0 से बड़ा है। सर 0 से बड़ा है, क्यों 0 से बड़ा है, आपको ये धनात्मक मिला है, ऋणात्मक नहीं मिला है। ऋणात्मक मिलता तो 0 से छोटा होता, तो ये 0 से बड़ा मिला है। 0 से बड़ा मिला है, इसका मतलब कब मिलता है कोई 0 से बड़ा, कब मिलता है, जब आप बड़े में से छोटे घटाते हैं तभी आपको 0 से बड़ी राशि मिलती है। यानी साफ साबित होता है कि Sn+1 ग्रेटर देन Sn है, और ये बात सभी n के लिए सच है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो Sn+1 Sn से बड़ा है, इसका मतलब सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है, एक दिष्ट वर्धमान है, क्योंकि अगला पद पिछले पद से बड़ा मिल रहा है, इसलिए सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है, एक दिष्ट वर्धमान है। और अब सर हम आगे बढ़ते हैं, एक दिष्ट वर्धमान आपने बता दिया इसको, अब आप इसको बाउंडेड भी बता दीजिए, तो कन्वर्जेंट सिद्ध हो जाएगा ये। अब प्रश्न वही उठता है सर कि इसको हम बाउंडेड बताएं तो कैसे बताएं। चलिए उसके लिए हम कुछ दूसरा तरीका आजमाते हैं। मैं इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। Sn कितना दिया है, 1 + 1/(1), 1/(2), 1/(3), 1/(n), ठीक है। देखिए ये है 1 + 1/(1), अगर उसमें उसको 1/(2), ये 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 को अगर मैं 2² लिखूं तो क्या होगा, देखो तो जरा ध्यान से समझेंगे आप सब। ये 1 तो 1 ही को, मैं 1 को 1 में रहने दिया, ये 1/2 को 2 रहने दिया, ठीक है। ये क्या था बताइए, 1/(3), और ये इसको मैं क्या कर दिया, फैक्टोरियल 3 यानी क्या होता है, फैक्टोरियल 3 यानी क्या होता है,
3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1/6। और आप बोलोगे सर आपने ये चीज़ ठीक लिखी, चलो ठीक है, 1 की जगह 1 लिखा, ये भी ठीक है, 1/(1) लिखा, वो भी ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 1 जा 2, चलो वो भी ठीक है। लेकिन आपने क्या कर दिया सर 1/(3), और आपने क्या कर दिया 1 बाई उसके जगह क्या लिख दिया 1/2²। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर उसकी जगह लिख दिया, आपको यह सोचना है कि हमने उसकी उससे तुलना की हुई है। आप रफ कार्य में देखिए, रफ कार्य में देखिए 1/3 फैक्टोरियल 3 यानी 6, 1/6 लिख के देखो और एक तरफ लिख के देखो 2² यानी 4। अब मुझे बताओ इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा। तो बटे में अगर बड़ी राशि है तो वो छोटा हो जाता है मान, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर आप इसको इससे तुलना कर रहे हो तो अब ये वाला पक्ष जो है वो अपने ऊपर वाले पक्ष की तुलना में ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसलिए अब आपको अगली लाइन में ये बराबर का चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं, ये बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक संख्या की जगह उसकी उससे बड़ी संख्या लिख दी है। यहाँ तक तो चलो ठीक चल रहा था सब कुछ, यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया। अब SN जो है लेसर हो जाएगा इनसे। आइए आगे कुछ और गजब है। अब आप देखो फैक्टोरियल कौन है, फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। फैक्टोरियल 4 मतलब होता है 4 3 12 दूनी 24, 1/24। उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं प्लस करके 1/2³ से, ठीक है, 1/2³ से, क्योंकि 2² से इसको रिप्लेस 1/2² से इसको रिप्लेस किए थे, इसको 1/2³ से रिप्लेस, अर्थात हम तुलना कर रहे हैं, हम उसके जगह उसको देखते हुए तुलना कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1/8, 2 की घात 3 यानी 8 होता है, तो 1/8 और 1/24 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो 1/8 बड़ा। यानी कि यहाँ तक ठीक होने के बाद हर अगला पद जो है मैं उससे बड़ा लिखते आ रहा हूँ। यहाँ 1/4 जो है वो 1/6 से बड़ा है, यहाँ 1/8 1/24 से बड़ा है। तो साफ साबित होता है कि अगर इन सबों का योग करूं तो ये पूरा योग उन सबों के योग से बड़ा होगा, इस वास्ते। और वो सब का योग किसके बराबर था, SN के बराबर था, लेकिन ये जो योग है वो तो उससे बड़ा है ना, इसलिए ये पूरा SN से बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसा समझना है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। कोई बता सकता है अगर मैं ये सब इसकी जगह तुलना करके लिखते जा रहा हूँ तो मेरे को लास्ट वाले की जगह तुलना के रूप में क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 2n-1। तो बोलोगे सर ये कैसे, देखो फैक्टोरियल 3 था तो मैं उसको 2 की घात 2 से तुलना किया, 3 था तो 2 की घात 2, 4 था तो 2 की घात 3, इसलिए फैक्टोरियल n रहेगा तो उसकी तुलना हम 2 की घात n-1 से करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसे तुलना किया। अब बोलोगे सर ये सब करने की जरूरत आपको क्यों पड़ी, क्योंकि ना ये सीरीज अब पूरे 1/2 की घात के रूप में बन चुकी है, जिसका मेरे को इकट्ठा योग का जो सूत्र होता है, सम का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लगाऊंगा तो ये बहुत ही छोटे रूप में दिखने लगेगा। और वैसे भी हमको इसको परिबद्ध दिखाना था ना, तो परिबद्ध दिखाने के लिए किसी एक संख्या से, मान लो अगर आपको ऊपरी परिबद्ध दिखाना तो किसी एक संख्या से छोटा दिखाना था, लेस देन का साइन चाहिए था, ठीक है। अब मैं 1 मिनट में आता हूँ, वो टंकी भर गई है, मोटर बंद करके आता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप ये आसानी से समझ गए होंगे कि ये फैक्टोरियल n को हम तुलना किए 1/2 की घात में n-1 से, ठीक है। अब सब देखिए यहाँ पे सब ध्यान से कि ये पूरा जो है एक गुणोत्तर श्रेणी के रूप में दिख रहा है आपको, तो इसका हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। इस 1 को छोड़ के बाकी सब गुणोत्तर श्रेणी के पूरे पद के रूप में फिट बैठ रहे हैं। ये प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म होगा, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको सर्वानुपात मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी उतना ही, सर्वानुपात तो है सेम मिलता है, क्योंकि हर अगले में से पिछले को डिवाइड करने पर वो मिलती है जो सेम राशि, तभी उसको सर्वानुपात कहते हैं एक्चुअली। सर्वानुपात यानी सभी में कॉमन रेशियो, इंग्लिश में हम इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना मिलता है SN। ये n पदों का योग है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, तो उसका फॉर्मूला 2 प्रकार का होता है, एक जब सर्वानुपात 1 से बड़ा हो और दूसरा तब होता है जब सर्वानुपात 1 से छोटा हो। तो यहाँ पे ये 1/2 मिल रहा है, 1/2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा जो कि 1 से छोटा है। तो उस समय जो फॉर्मूला यूज करते हैं आप देखेंगे n टर्म का, वो होता है a 1-rn/1 - r, क्योंकि r 1 से छोटा है। अगर सर्वानुपात यानी r कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा होता है तो ये इधर लिखा था, ये इधर लिखा था, वैसे नीचे भी पलट जाता है, तो rn-1/r-1 हो जाता अगर r 1 से बड़ा रहता तब, ठीक।
तो चलिए, तो हम लगाते हैं कि यहाँ पे वन यहाँ से आप चालू करो सीरीज को। तो ये प्रथम पद हो गया 1 माइनस आर की घात में n, ठीक है। ये nवा पद है ना, आप देखो n-1 दिख रहा है, तो ऐसा नहीं सोचिए कि सर ये n-1 टर्म है क्या, ये एक्चुअली nth टर्म है। क्योंकि आप देखो ना, पहला पद ये है, यहाँ से चालू हो रही सीरीज, तो पहले पद में 2 की घात 0, नीचे में कुछ नहीं तो बटे में 1 रहता है, और 1 को हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं। दूसरे पद में 2 की घात 1, दूसरा पद है लेकिन 2 की घात 1 है। ये तीसरा पद है लेकिन 2 की घात 2 है, तो तीसरा पद में 2 की घात 2 दिख रहा है, तो चौथे पद में 2 की घात 3 दिखेगा, 10वें पद में 2 की घात 9 दिखेगा, इसलिए nवें पद में 2 की घात n-1 दिख रहा है आपको। तो लेकिन सूत्र में हम हाँ, तो ये nवा पद है, इसलिए 2 की घात n यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप जो पद का योग निकालते हैं वो n पदों तक का योग निकालते हैं, इसलिए n दिखते हैं। यहाँ n-1 न लिखिएगा, ठीक है, ये n हो जाएगा अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 पलट के ऊपर चले जाएगा, 2 बन जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखो तो आपको मिलेगा Sn लेस देन 1 प्लस 1/2 पलट के 2 बन गया। ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये Sn लेस देन ये 1 प्लस, आप गौर से इसको देखो, ये राशि को आप किससे छोटा बता सकते हो, गौर से देखो, ये राशि को आप किससे छोटा बता सकते हो। तो क्या ये राशि आपको देखो 1 माइनस 1 में से कुछ चीज घट रही है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, 1 में से कुछ चीज घट रही है, मतलब अब वो चीज 1 से छोटी हो गई। 1 में कोई चीज घट रही है, इसका मतलब अब वो चीज 1 से छोटी हो गई, ठीक है। अब दोनों पक्षों में 2 का गुणा करो, तो 2 इंटू 2, तो ये 2 हो गया, मतलब ये पूरी राशि किससे छोटी है, 2 से छोटी है, और एक पहले से आपके पास यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हो कि लेस देन, ठीक है, लेस देन 1 प्लस 2, यानी कि ये पूरी चीज, ये देखो ये वाला 1 जस का तस है, और ये पूरा चीज किससे छोटा है, 2 से छोटा है, इसलिए ये भी 1 प्लस 2 से छोटा हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा Sn लेस देन 1 प्लस 2 यानी 3 मिलेगा, ठीक। फिर से देख लो आप, ये 1 और ये पूरी राशि किससे छोटी है, 2 से छोटी है ना। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, अगर वो नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, Sn 1 प्लस, और यहाँ लिखा है 2 1 माइनस 2n, ठीक है। ये पूरा चीज किससे छोटा मिला, 2 से छोटा मिला, तो ये लेस देन करो, ये 1 तो वही है, उसको तो हम कुछ कर भी नहीं रहे, और ये पूरी चीज 2 से छोटी है, तो 1 प्लस दिस इज लेस देन 2, देयरफॉर दिस ऑल इज लेस देन 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा, और ये इससे छोटा वो उससे छोटा, इसलिए वो उससे छोटा हो जाएगा, तो Sn लेस देन 3 हो जाएगा। तो आप गौर से देखिए, Sn लेस देन 3 मतलब ये आपको साफ पता चलो, और ये बात सच है सभी n बिलोंग्स टू n के लिए, सभी n बिलोंग्स टू n के लिए सच है। इसके लिए इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, सीक्वेंस जो है लोअर बाउंडेड है, ठीक है। सॉरी गड़बड़ हो गया, फॉर Sn जो है लेस देन 3, मतलब 3 एक ऐसी संख्या है कि सीक्वेंस के समस्त टर्म्स, उस सीक्वेंस के समस्त टर्म्स जो है 3 से छोटे दिख रहे हैं, इसका मतलब 3 इस सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड का कार्य कर रहे हैं, इसका कार्य कर रहे हैं, अपर बाउंड का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें ना, सीक्वेंस का जो nवा पद था वो पूरे पद धनात्मक है, 0 से बड़े हैं, 3 से छोटे हैं, तो इसका मतलब सीक्वेंस हो गई बाउंडेड। सीक्वेंस अगर बाउंडेड है और ये मोनोटोन तो थी ही थी, ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इससे भी देख सकते हैं, मोनोटोन इंक्रीजिंग है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है, अपर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड है, ठीक है, क्योंकि 3 इसका अपर बाउंड है, क्योंकि सीक्वेंस का समस्त पद 3 से क्या है, छोटे हैं, तो अपर बाउंड है, अपर बाउंडेड है, और इसलिए क्या हो जाएगी, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आप ये वाला भी देख सकते हैं, चाहो तो आप इससे भी देख सकते हो, ये सीक्वेंस अपर बाउंडेड होने के नाते लोअर बाउंडेड भी है, लोअर बाउंड इसका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सीक्वेंस के सभी पद 0 से बड़े हैं, 3 से छोटे हैं, इसलिए ये अपर बाउंडेड भी है, लोअर बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड होने के नाते और एक्सिस्ट होने के नाते ये कन्वर्जेंट है, ठीक है।
तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। बोलते बोलते में से हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, कभी अपर की जगह लोअर या इस टाइप से कुछ गलती हो जाती है, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको जो सही लगता है ना, आपको जिस तरीके से सही समझाया गया आप वैसा ही समझा करें। अब मैं आपको ना ये तीसरा वाला आपके लिए होमवर्क के रूप में आपको देता हूँ, ये इसका आप चेक करके बताएंगे, ठीक है, कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, इन्हीं सब ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। फिर नेक्स्ट वीडियो हम और कुछ थ्योरम सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सो आज के लिए इतना ही। कहीं भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कहीं मुझसे त्रुटि हो गई हो तो मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसे सुधार करूं। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, कमेंट्स भी आप लोग किया कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। और वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।